हेलो, नमस्कार दोस्तों। नहर पाठशाला एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है आपके प्यारे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज आपके लिए बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन है मेरे भाई। जो बच्चे एयरफोर्स के एग्जाम का वेट कर रहे थे, जो एयरफोर्स का वेट कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन तो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट CASB पर एयरफोर्स ने बहुत दिनों पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन आज उनके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है। ठीक है, यानी आज से एयरफोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अग्निवीर योजना के तहत आप, जो अग्निपथ योजना है, योजना का नाम अग्निपथ है, उनके तहत जो सैनिक जाते हैं उनको हम बोलते हैं अग्निवीर, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर कैसा आता है, ग्रुप कौन से होते हैं, फेज फर्स्ट क्या है, फेज सेकंड क्या है, मेडिकल में क्या स्टैंडर्ड चाहिए, फिजिकल क्या स्टैंडर्ड चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जो भी मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है वो पूरी वीडियो देखेगा अंत तक और उसको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के तहत मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। इसके अंदर जो एज है 17.5 से 21, यानी 17.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12th पास जो बच्चा है, 12th पास बच्चा 17.5 से और 21 के बीच में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, यानी 17.5 से लेकर और 21 रहेगी, 21 से ज्यादा नहीं, 17.5 से कम नहीं। अब जो फॉर्म जो स्टार्ट है वो आज स्टार्ट हो चुके हैं, आज 11 बजे। ठीक है, आज 11 बजे इसके फॉर्म स्टार्ट हुए मेरे भाई। ठीक है, 11 बजे फॉर्म स्टार्ट हुए। अभी तो वेबसाइट भी चल रही है, लेकिन आप आज कल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एंडिंग जो है वो 28 जुलाई है, यानी 28 जुलाई के बाद में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। 8 से लेकर और 28 जुलाई यानी 20 दिनों का आपका टाइम है। इसमें DOB देखो 17.5 और 21 कई बार क्या होता है, दिक्कत होती है, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मेंशन किया गया है डेट। ठीक है, डेट मेंशन किए गए 3 जुलाई 2004, यानी जिस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2004 से पहले है वो अप्लाई नहीं कर सकता, और 3 जनवरी 2008 के बाद वाला, ये दोनों डेट उसमें शामिल है। यानी अगर आपका जन्म 3 जुलाई 2004 को है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका जन्म 3 जनवरी 2008 है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके बीच वाले बच्चे तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2004 में है, अप्लाई कर सकता है। 2005 वाला, 2006 वाला और 2007 वाला सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या, उसके बाद में एजुकेशनल क्राइटेरिया भी, मतलब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेरे भाई, पहले तो मैरिटल स्टेटस जो अनमैरिड आदमी होना चाहिए, यानी मैरिड नहीं की होनी चाहिए। अनमैरिड मेल और फीमेल, पहले 3 साल पहले क्या आता था, इसके अंदर मेल तो थे लेकिन फीमेल को इजाजत नहीं थी, और अब नए के अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों, हालांकि वो अनमैरिड होने चाहिए, मैरिज नहीं हुई होनी चाहिए। अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप X और दूसरा होता है ग्रुप Y। ठीक है, अब जो X ग्रुप है वो होता है PCM। ठीक है, PCM वाला X ग्रुप के अंदर अप्लाई कर सकता है, या इंजीनियरिंग वाला, यानी जिसके पास मैथ रही होनी चाहिए, मैथ या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखी है, बीटेक कर रहा है, वो अप्लाई कर सकता है X के अंदर। इंजीनियरिंग कर रहा है वो अप्लाई कर सकता है, मैथ वाला भी अप्लाई कर सकता है, वो इंक्लूड होगा ग्रुप X में। दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है ग्रुप Y। ग्रुप Y के अंदर आर्ट वाले या आर्ट से अदर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई B.Com कर रहा है, कॉमर्स जिसके पास है, या बायोलॉजी भी जिसके पास है, वो भी अदर देन साइंस के अंदर यानी Y ग्रुप के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अब परसेंटेज कितने चाहिए कि 12th में कितने परसेंट बने होने चाहिए तब आप अप्लाई कर सके। आपके 12th के अंदर एग्रीगेट यानी टोटल परसेंट होने चाहिए 50% या उससे ज्यादा। अगर 50 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट यानी 5 सब्जेक्ट्स के मिला के। इंग्लिश के अंदर आपके एग्रीगेट 50% से ज्यादा होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। यानी किसी बच्चे के अगर इंग्लिश के अंदर 49 नंबर है तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकता, भले उसके और सब्जेक्ट में नंबर हो।
एग्रीगेट भले ही उसके 70% हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर उसके 50 से कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। इंग्लिश प्लस एग्रीगेट दोनों में 50% या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आगे जो ये वाई ग्रुप है, ठीक है, वाई जो ग्रुप है, वाई ग्रुप के अंदर अलग पेपर आता है, एक्स के अंदर अलग आता है। एक्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं यानी जो पीसीएम वाले होते हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, वैसे तीन ऑप्शन है। पहला वो एक्स का पेपर दे सकते हैं, दूसरा वो वाई का पेपर दे सकते हैं, तीसरा उनके पास ऑप्शन है एक्स और वाई दोनों का पेपर दे सकते हैं। तो एक्स का पेपर अलग है, वाई का पेपर अलग है। वाई ग्रुप का हम डिस्कस करते हैं, क्या पेपर आता है, कौन सी चीजें आती हैं, कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, कितना हमें टाइम मिलता है। तो जो वाई ग्रुप है उसके अंदर, वाई जो ग्रुप है उसके अंदर पार्ट दो होते हैं, पहला पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये जो पेपर है वो आपका ऑनलाइन पेपर होता है। पार्ट 1 के अंदर आपकी आती है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर होगा। ठीक है, 20 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। आपको इसके लिए टाइम दिया जाता है 20 मिनट। अब एक बात यह ध्यान रखनी है कि 20 मिनट आपको इंग्लिश में लगाने ही होते हैं, क्योंकि पेपर सबसे पहले इंग्लिश का ही चलता है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, वाई हो, एक्स हो या बोथ हो, पहले इंग्लिश का पेपर चलता है। आपको वहां पे 20 मिनट पहले इंग्लिश का पेपर चलेगा, फिर आपका 5-7 मिनट कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, उसके बाद में आपका आगे वाला पेपर खुलेगा। ये बात भी ध्यान रखनी है। हाँ जी, दूसरा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 है रागा। रागा मतलब रीजनिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस। रागा के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 30 नंबर ये हो गए। इन 30 क्वेश्चन को करने में हमें समय मिलता है 25 मिनट। 25 मिनट समय मिलता है, यानी टोटल अगर टाइम देखें तो 20 और 25 45 मिनट। टोटल क्वेश्चन देखें तो 50 क्वेश्चन और टोटल नंबर देखें तो 50 नंबर, यानी वाई ग्रुप के अंदर 50 मार्क्स का पेपर होता है और 45 आपको मिनट मिलती है। अब हम 1 करके सिलेबस डिस्कस करते हैं, वाई ग्रुप का कौन से सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो इंग्लिश, अब रागा के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, पहला रीजनिंग, दूसरा मैथ और तीसरा जीएस। रीजनिंग, मैथ और जीके। रीजनिंग के अंदर मेरे भाई 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीजनिंग। रीजनिंग में 12 से 13, कई बार 10 से 12 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। मैथ के अंदर 8 से 9 के बीच के क्वेश्चन, इससे ज्यादा भी चले जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं। कई बार मैथ का ज्यादा जाएगा तो जीएस का पार्ट कम हो जाता है, तो जीएस के 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंग्लिश का क्या सिलेबस है, इसके अंदर सारों के सिलेबस देखते हैं। ठीक है, पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। 40%, अब पूरे पेपर का 40% है ना, 20-50 का 40% ही होता है, तो पूरे पेपर का 40% है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंग्लिश हमारे लिए, बहुत ही क्रूशियल हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अब देखो, अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 3 पार्ट में, पहला ग्रामर, दूसरा वोकेब और तीसरा कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसमें फिक्स है कि जो कॉम्प्रीहेंशन है यानी पैसेज है, 4 नंबरों का पूरा फिक्स पैसेज आता ही आता है, हर शिफ्ट में आएगा। एक पैसेज आपका पक्का आएगा 4 नंबर का, तो 4 नंबर तो यहीं से आएंगे। ठीक है, पैसेज आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा, क्लोज टेस्ट नहीं आता। अब जो ग्रामर है, ग्रामर के अंदर अलग अलग टॉपिक, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में हमारा वर्ब आ गया। ठीक है, वर्ब आ गया, वर्ब एडवांस में इन्फिनिटिव है, जेरेंट है, पार्टिसिपल है, फिर हमारा टेंस आ गया, फिर हमारा टेंस हुआ, उसके बाद में हमारा नरेशन हुआ, पैसिव एक्टिव हुआ, कंडीशनल सेंटेंस हुआ, वर्ड फॉर्मेशन हुआ, आर्टिकल हुआ, और उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये है हमारे इंग्लिश के टॉपिक। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, हर ईयर कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के आपको मैं बता देता हूं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे एक तो आपका प्रीपोजिशन,
एक तो आपका ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में, हर शिफ्ट के अंदर। उसके बाद में जो वर्ब है उसमें एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। हर शिफ्ट के अंदर फिक्स है कि जो टेंस है, टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन टेंस से, एक क्वेश्चन हमारा फिक्स नरेशन से, एक क्वेश्चन फिक्स हमारा एक्टिव पैसिव से, और जो एक क्वेश्चन है वो फिक्स हमारा पूछा जाता है कंडीशनल सेंटेंस से। एक हमारा फिक्स कंडीशनल सेंटेंस से, एक हमारा ये वर्ड फॉर्मेशन से फिक्स, और एक हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस से। यानी 7-8 नंबर, 7 क्वेश्चन ये हो गए, 4 वो, 11 क्वेश्चन तो बेसिकली फिक्स क्वेश्चन, फिक्स टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब रह गया वोकेब। वोकेब के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वोकेब के अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको, सिनोनिम पूछे जाएंगे, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, कंफ्यूजिंग वर्ड, मीनिंग एरर यानी स्पेलिंग एरर आएगी, और करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड बताना पड़ेगा। वोकेब कितना हिस्सा रखती है? लगभग 50 से 50% यानी एक सिनोनिम तो आएगा ही आएगा। एक आपको सिनोनिम पूछते हैं, एक आपको एंटोनिम पूछते हैं, एक आपको वन वर्ड, कई बार वन वर्ड और इडियम फ्रेज दोनों में से एक पूछते हैं, कई बार दोनों ही पूछ लेते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड से एक पक्का प्रश्न आता है, मीनिंग एरर से एक क्वेश्चन पक्का आता है, और करेक्ट वर्ड से कई बार आता है, कई बार नहीं आता। यानी कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हुए। 7 टॉपिक में से 7-8 नंबरों की चीजें इससे पूछते हैं। 7 नंबरों 8 नंबर की यहाँ चीजें हो गई, इधर ग्रामर होगी 8 1 नंबरों की, और फिक्स हमारा पैसेज हो गया 4 नंबरों का, यानी 4 क्वेश्चन। तो लगभग 7 से 8 ग्रामर, 7 से 8 वोकेब, और 4 जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे रहेंगे पैसेज से। ये तो था आपका इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस और बता दिया मैंने डिवाइडेशन के हिसाब से, किस हिसाब से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमारी आती है रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रागा के अंदर रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो रीजनिंग आएंगे 12 से 13 नंबर की, 12 से 13, कई बार 10 से 12, ठीक है। अगर रीजनिंग ज्यादा होगी तो मैथ कम होगी, रीजनिंग ज्यादा मैथ कम। यहाँ अगर रीजनिंग और मैथ दोनों को ज्यादा कर देगा तो जीएस कम हो जाएगा। जीएस के कभी भी 10 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत एक आध शिफ्ट ऐसी आती है जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 7 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके जीएस से, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही फोकस करने वाली चीज है। रीजनिंग के अंदर फिक्स पैटर्न है फिगर का। फिगर के मेरे भाई 5 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में आएंगे, हर साल आते हैं, 5 आते हैं फिक्स। उसमें से आपको फिगर की सीरीज देगा, 3 फिगर देगी, चौथी बता दो, ठीक है। आपको इम्बेडेड फिगर देगा, यानी छुपी हुई आकृति बतानी पड़ेगी आपको। आपको काउंटिंग फिगर दे देगा, ठीक है, आकृति हुई गणना करना। हालांकि ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं आकृतियों गणना करने वाला। आपको वाटर इमेज दे देगा, मिरर इमेज दे देगा। ये जो क्वेश्चन है फिगर से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपको आकृति पूरा करना, छुपी हुई आकृति पहचानना, आकृति को गिनना, उसके बाद में आकृति की सीरीज बताना। ये तो है नॉन वर्बल रीजनिंग यानी आकृति वाली। वर्बल रीजनिंग के अंदर, वर्बल रीजनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका पूछते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आता है, फिर आपसे अल्फाबेट सीरीज पूछते हैं, सीरीज से सवाल पूछते हैं। नंबर कोडिंग आपके आती है, कैलेंडर आपके आता है, घड़ी, ठीक है, क्लॉक आपके पूछा जाता है, दूरी और दिशा, दिशा दूरी वाले सवाल पूछे जाते हैं, रैंकिंग, ठीक है, जो आप पूछते हैं ना रैंकिंग, और सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का एक आध सवाल आता है, कई बार आता है, कई बार नहीं आता, ठीक है। ओड वन आउट यानी विषम को छांटना, 2 में से 3 में से विषम को छांटना, एनालॉजी, फिर वेन डायग्राम, रकत संबंध यानी ब्लड रिलेशन, क्यूब और डाइस। ये जो सारे जो सवाल हैं, जो सारे टॉपिक हैं रीजनिंग के, लगभग आपके 20 से 25 टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से हैं, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको ऐसे हवा हवाई बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैंने लगभग प्रीवियस सारे के क्वेश्चन पेपर देख के और फिर मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में किस जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो फिक्स 5 नंबर तो वो हो ही गए हमारे। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग का 1 से 2 सवाल आते हैं फिक्स, यानी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज इसके अंदर ही आ जाएगा, ये भी सीरीज का एक सवाल, और इसके अंदर आता है एक मिसिंग नंबर टॉपिक, मिसिंग नंबर, उन दोनों में से, इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। नंबर कोडिंग का एक क्वेश्चन, कैलेंडर और क्लॉक बहुत कम आते हैं, घड़ी और कैलेंडर बहुत ही कम आते हैं, कई बार पूछता है, कई बार, बहुत बार मतलब नहीं पूछता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहते हैं कि कैलेंडर और घड़ी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। दिशा दूरी से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो फिगर वाला, उसके बाद में रैंकिंग, ठीक है, दिशा दूरी, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज, ये जो 6-7 टॉपिक है वो आपको सबसे पहले पढ़ने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे मैथ का जो कौन सा सिलेबस रहता है, मैथ का क्या सिलेबस रहता है। मैथ का जो सिलेबस है उसमें आपके एडवांस मैथ नहीं लगती, आपके लगती है अर्थमेटिक, ठीक है। एडवांस मैथ नहीं लगती, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक लगेंगे। पहला टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज आपकी टॉपिक लिखता है। उसके बाद में आपके सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ हानि। फिर तीसरा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चौथा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, फिर एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद में नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय कार्य मजदूरी पूछेगा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, समय दूरी और चाल पूछ लेगा, एवरेज औसत पूछ लेगा, रेशियो यानी अनुपात समानुपात के सवाल पूछेगा, ट्रेन, ट्रेन केस से रिलेटेड ही है, ठीक है, ट्रेन रेलगाड़ी से सवाल जो संबंधित सवाल आते हैं वो, बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव धारा के सवाल, पाइप एंड टैंक, ठीक है, पाइप टंकी के सवाल, और पार्टनरशिप यानी साझेदारी, और लास्ट टॉपिक है आपका मिक्सचर, यानी मिक्सचर से आपको सवाल पूछेगा। ये हमने डिस्कस कर लिया रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। इनके अंदर भी कौन से टॉपिक से हर बार सवाल पूछता है, इसके अंदर भी कौन से टॉपिक से हर बार सवाल पूछता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके प्रॉफिट और लॉस से हर बार सवाल पूछेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से हर बार सवाल पूछेगा, ठीक है, इन दोनों इसमें से टाइम एंड डिस्टेंस में से सवाल पूछेगा, और एक एवरेज और रेशियो, ये जो 5 टॉपिक है इनमें से आपको हर बार सवाल पूछता है। 5 जो क्वेश्चन है वो तो आपके फिक्स हैं, क्योंकि इतने ही टॉपिक हैं, 12-13 टॉपिक हैं, और उनमें से अगर आप परसेंटेज करोगे तभी तो आप प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कर पाओगे, है ना। उसके बाद में देखो आगे मेरे भाई जीके। अब जो जीके है, बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जीके पढ़ें कैसे, क्योंकि बहुत ही वास्ट एरिया है जीके का। जीके का बहुत वास्ट एरिया है कि आपने हिस्ट्री उठाई, आप 3 महीने का आपका टाइम मिलेगा, है ना, और आप अगर बिना गाइडेंस के पढ़ोगे, आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, बिना गाइड के पढ़ोगे तब तो आप एक बहुत बड़ा बुक ले आए और आप हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी आपकी, ज्योग्राफी उठा ली तो ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे नहीं पढ़ना, आपको एयरफोर्स के लिए बहुत ही पर्टिकुलर प्लानिंग के साथ पढ़ना है। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं कि जीएस के अंदर, वैसे तो जीएस को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हमारा पॉलिटी हो गया, साइंस भी हो गया, कंप्यूटर भी इसके अंदर है, इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर है। लेकिन इतना वास्ट आपको नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कैपिटल ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स, यानी आपको सभी देश की और सभी राज्यों की राजधानियां याद होनी चाहिए। जितने भी शिफ्ट देखो, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का सवाल, एक सवाल पक्का आता है। अगर आपने एक टॉपिक भी कर लिया ना तो आपको 1 नंबर तो पक्का है एयरफोर्स के अंदर। उसके बाद में सीएम ऑफ स्टेट, सीएम और गवर्नर यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल। करंट मिनिस्टर्स, जो मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है, मिनिस्ट्री है, उसमें शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, खेल मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रमुख युद्ध, ठीक है, प्रमुख युद्ध जितने भी युद्ध हुए हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, वो एक लिस्ट आती है, बस वो ही आपको करना है, तो 4 नंबर तो आपके यहां से हो जाएंगे क्लियर। करंट के अंदर 3 सवाल पूछता है, 2 या 3 से, और करंट के अंदर 5-7 टॉपिक है, जैसे अवार्ड वाला टॉपिक पूछेगा आपसे खेल से रिलेटेड पूछ लिया, विंबलडन ट्रॉफी किसने जीती है, या ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, मतलब ऐसे खेल से रिलेटेड पूछ लेगा आपको, ओलंपिक 2020 या अलग अलग प्रकार के खेल से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड। करंट के 5-7 टॉपिक है, उनसे ही आपको क्वेश्चन
पूछेगा। अब बात आती है भाई वाई ग्रुप, सॉरी इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। पहला फेज पेपर का, पेपर वाला फेज होता है, एग्जाम वाला फेज होता है, उसको हम बोलते हैं फेज फर्स्ट। ठीक है, फेज फर्स्ट जिस बच्चे ने क्लियर कर लिया, जो कट ऑफ जिसने क्लियर कर ली, ठीक है, कट ऑफ वाई ग्रुप की अप्रोक्सीमेटली जाती है 37 नंबर, 50 में से 37 नंबर आपकी जाती है कट ऑफ। कई बार 36 37 मान के चलना कि अगर कोई यहां से कर रहा है प्रिपरेशन एयरफोर्स की तो उसके नंबर आने चाहिए 40-50 में से, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट, हाइट क्या चाहिए, मेल के लिए चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, नॉर्मल हाइट है, इतनी कोई ज्यादा हाइट नहीं है। फीमेल के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, जो उत्तराखंड से या जो हिल एरिया से आते हैं, लक्षद्वीप से आते हैं, ठीक है, या जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनकी हाइट के लिए कंसेशन किया गया, छूट की गई है, क्योंकि उनकी हाइट कम ही होती है, जो पहाड़ी एरिया पे रहते हैं उनकी हाइट कम होती है, इसीलिए उनको 147 सेंटीमीटर हाइट उनके लिए एलिजिबल है। ठीक है, उनकी 147 सेंटीमीटर चाहिए। वेट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बॉडी, यानी शरीर के अनुपात के अनुसार होना चाहिए वजन। उसके बाद में आई साइट, यानी 6x6 का आई साइट होना चाहिए। उसके बाद की जो चीजें हैं, जो चेस्ट, देखो चेस्ट एक 70 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे परिधि होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुल ऑफ होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन यानी फुल ऑफ, कितना सीना फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए ये जो चीज है वो मेजर नहीं होती, ब्रेस्ट मेजर नहीं होता, बस ये जो एक्सपेंशन है वो मेजर करते हैं 5 सेंटीमीटर। हीरिंग, यानी हीरिंग क्या होना चाहिए कि आपको 6 मीटर, कम से कम 6 मीटर की जो दूरी है, 6 मीटर की दूरी पर आपको जो फुसफुसाहट है वो सुन जानी चाहिए। यानी आपसे कोई बंदा खड़ा है 6 मीटर दूर और वो क्या फुसफुसा रहा है, तो कम से कम आपको अंदाजा लग जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए। ठीक है, हर कान से सेपरेटली, यानी ऐसे एक कान बंद करके फिर वो बोलेंगे, फिर आपको सुनना पड़ेगा, फिर दूसरा कान बंद करके फिर बोलेंगे, फिर आपको सुनना पड़ेगा, ऐसे, है ना, ईच ईयर्स सेपरेटली। आगे है पीईटी। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपको रनिंग कैसे करनी पड़ेगी, आपका और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे। तो इसके अंदर 1600 मीटर दौड़ होती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होती है और 1600 मीटर आपको रनिंग 7 मिनट में करनी होती है लड़कों को। लड़कों को तो 7 मिनट के अंदर, और जो लड़कियां हैं उनको 1600 मीटर ही दौड़ है, लेकिन उनके लिए टाइम है 8 मिनट। 8 मिनट टाइम लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 7 मिनट टाइम। अब मेल, ये है मेल के लिए है, मेल को 10 पुशअप लगाने पड़ेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर, 10 सिटअप लगाने पड़ते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, 20 स्क्वाट्स लगाने पड़ते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, यानी 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 ही स्क्वाट्स। फीमेल के लिए क्राइटेरिया अलग है, फीमेल को 10 सिटअप लगाने पड़ते हैं, टाइम मिलता है 1.5 मिनट का, और 15 स्क्वाट्स लगाने पड़ते हैं, टाइम मिलता है 1 मिनट का। ये रहा हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड, ये चीजें फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर पूछते हैं। अब और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे मैरिज नहीं हुई होनी चाहिए, बॉडी के ऊपर टैटू नहीं होनी चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट के टैटू है तो वो एफिडेविट लिखवाना पड़ेगा उसको टैटू के लिए, है ना, तो आंखों पे चश्मा नहीं लगाना चाहिए। ये जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए या बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सैनिक बनाने जा रहे हैं, और सैनिक बनाने जा रहे हैं तो इसीलिए अगर आपकी बीमारी होगी तो आप क्या रक्षा करोगे, सीधी सी बात है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो हमारा पेपर भी क्लियर हो गया, हमारा फिजिकल भी क्लियर हो गया और हमारा मेडिकल भी क्लियर हो गया, तो अब हमें मिलेगी जॉब, तो जॉब मिलेगी तो इसकी सैलरी कितनी रहेगी। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, सैलरी की बहुत रहती है कि हाँ सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी कितनी होती है, आपको पहले साल 30,000 रुपए मिलेंगे, पहले साल आपको मिलेंगे 30,000 रुपए। ठीक है, सैलरी होगी 30,000, उसमें से आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी 21,000 रुपए, 30% कट कर दिया जाएगा। 30,000 का 30% होता है 9,000 रुपए, तो 9,000 रुपए आपका कट कर दिया जाएगा। 9,000 कट करके आपको 21,000 रुपए इन हैंड सैलरी मिलेगी और 9,000 रुपए आपके कट हो जाएंगे। तो एक साल आपको 30,000 मिलती रहेगी। दूसरे साल आपकी जो सैलरी 30,000 से बढ़ के हो जाएगी 33,000 रुपए।
आपको 30,000 से हो जाएगी 33,000 रुपए। उसमें से आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 23,100 रुपए। तो इस 23,100 रुपए इन हैंड सैलरी 9900 रुपए आपके कट जाएंगे, ठीक है। तीसरे साल 36,500 रुपए मिलेंगे, 25,500 रुपए इन हैंड सैलरी होगी, 10,950 आपके कट जाएंगे। चौथे साल क्या होगा, 40,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, सैलरी भी बढ़ रही है। इधर 28,000 रुपए इन हैंड और 12,000। अब जो ये कटे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार घर लेके भाग जाएगी, ऐसा नहीं है, ये पैसे आपको ही मिलने वाले हैं। 4 साल के बाद में पैकेज बनता है जिसको बोलते हैं सेवानिधि पैकेज, ठीक है, उसका नाम रखा गया सेवानिधि पैकेज। अब सेवानिधि पैकेज के तहत क्या है, आपको 4 सालों के लास्ट में, क्योंकि जब 4 साल पूरे हो जाएंगे उनमें से 25% जो अग्निवीर हैं, ठीक है, उनको तो रख लेंगे स्टेबल यानी स्थायी कर देंगे, ठीक है, उनको तो स्थायी, और जो 75% है उनको क्या कर देंगे, उनको अस्थायी यानी उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, उनको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया, अभी सुधार की बात चल रही है, अप्रोक्स मतलब वेबसाइट पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है, इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि इसको बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, पहले था वही है, अभी तक वही है, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन अगर आती है तब आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो सेवानिधि पैकेज के तहत 10.4 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस ड्यूरेशन के अंदर, अगर 4 साल के ड्यूरेशन के अंदर कोई भी सैनिक शहीद होता है, हालांकि सरकार उसे शहीद नहीं कहती, अगर शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है, 1 करोड़ रुपए उसको दिए जाते हैं, ठीक है। 50 लाख रुपए पहले आ जाते हैं, फिर 50 लाख रुपए आपके जो घर वाले उनके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। अभी पंजाब में एक लैंडस्लाइड की वजह से एक जो आर्मी का सोल्जर है, अग्निवीर है, वो शहीद हुआ है और उनके फैमिली को पूरे पैसे आ चुके हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग में है वो चीजें। हाँ जी, तो अब आप पूछेंगे सर हम प्रिपरेशन करें कैसे, हम प्रिपरेशन करें कैसे, आपने ये इंफॉर्मेशन दी। तो अगर आपको इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरे भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारा प्लेटफॉर्म है नौहर पाठशाला। नौहर पाठशाला नौहर में साहबा बस स्टैंड के पास ढाका लाइब्रेरी इसका एड्रेस है, साहबा बस स्टैंड ढाका लाइब्रेरी इसका एड्रेस है। आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो हमारे ऑफलाइन बेंचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन बेंचेस चल रहे हैं, 1 जुलाई से हमने स्टार्ट किया ऑफलाइन बेंचेस। आपको बेसिक से एडवांस तक पूरी चीजें करवाई जाएंगी, एक्स और वाई दोनों ग्रुप्स के लिए, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की, जीएस की, ठीक है, फिजिक्स, मैथ, इन सभी की आपकी क्लासें पूरे अच्छे तरीके से लगेंगी, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी बच्चा यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो तो वो इसमें कहा है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहे तो वो जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये हमारी संस्था के नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप अधिक जानकारी ले सकते हो। अब ये नंबर पे कांटेक्ट करके, एड्रेस आपको दिख रहा है साहबा बस स्टैंड के पास है, ढाका लाइब्रेरी के अंदर हमारी कोचिंग चलती है। फैसिलिटी क्या मिलेगी, ठीक है, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। आपको सबसे पहले तो आपको जो फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाएगी, सारे सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका वीकली टेस्ट होगा, आपके एनालिसिस के लिए हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी, एसी रूम के अंदर, लाइब्रेरी भी है क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर ही तो ये कोचिंग चल रही है। उसके बाद में आपको प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। प्रैक्टिस आपको टॉपिक के बाद में प्रॉपर आपको प्रैक्टिस मिलेगी। तो जो भी मेरा भाई देख रहा है, अगर वो उसकी डिजायर है कि उसको अभी 17 साल 18 साल एज होगी और जल्दी जल्दी उसको जॉब लेनी है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है।
आप अच्छे से तैयारी करके 3 महीने की तैयारी करके और अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है वो सिक्योर कर सकते हो। सोच के ये देखो 4 सालों के बाद में एक 22 साल का लड़का और जिसके पास अपने खुद के 11 लाख रुपए होंगे तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में आप चाहे अपना बिजनेस कर सकते हो, अपनी अलग जॉब सिक्योर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।